सुप्रभात। हाथों की विभिन्न मुद्राओं की श्रृंखला में आज की हमारी मुद्रा है उषा मुद्रा। उषा मुद्रा शरीर को सक्रिय करने और रचनात्मकता को जगाने के लिए की जाती है। उषा मुद्रा को ब्रेक ऑफ डे मुद्रा और सभी चीजों की उत्पत्ति के रूप में भी जाना जाता है। इस मुद्रा में हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाया जाता है। पुरुषों के लिए दाहिना अंगूठा ऊपर होना चाहिए तथा महिलाओं के लिए बायां अंगूठा। अब ऊपर वाले अंगूठे से नीचे वाले अंगूठे पर कोमल दबाव देना चाहिए। माना जाता है कि उषा मुद्रा परिवर्तन और नई शुरुआत के बारे में है। जैसे यह सुबह में अभ्यास करने पर शरीर और मन को जगाने में मदद कर सकती है। उषा मुद्रा करने से स्पष्टता और मानसिक सतर्कता बढ़ती है। हार्मोन संतुलित होते हैं। यह मुद्रा ध्यान करते समय विशेष रूप से फायदेमंद है। इस मुद्रा को कहीं भी किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। उषा मुद्रा का अभ्यास दिन में 5 से 15 मिनट तक किया जाना चाहिए। इसलिए आइए उषा मुद्रा के साथ अपने जीवन में नई ऊर्जा का संचय करते हैं। धन्यवाद। हर काम की अपनी एक गरिमा है और हर काम को अपनी पूरी क्षमता से करने में ही संतोष मिलता है। ये विचार हैं किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री सरलता की मूर्ति श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के। पिछले 2 अंकों में हमने इनके जीवन परिचय और राजनीतिक सफ़र के बारे में चर्चा की। आइए अब जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के सफ़र को। लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी साफ सुथरी छवि के कारण ही 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनकी शीर्ष प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ने से रोकना है और वे ऐसा करने में सफल भी रहे। उनके क्रियाकलाप सैद्धांतिक न होकर पूर्णतः व्यवहारिक थे और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप भी। निष्पक्ष रूप से यदि देखा जाए तो शास्त्री जी का शासनकाल बेहद कठिन रहा। पूंजीपति देश पर हावी होना चाहते थे और दुश्मन देश हम पर आक्रमण करने की फिराक में थे। सन 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर शाम 7:30 बजे हवाई हमला कर दिया। परंपरानुसार राष्ट्रपति ने आपात बैठक बुला ली, जिसमें तीनों रक्षा अंगों के प्रमुख व मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल थे। संयोग से प्रधानमंत्री उस बैठक में कुछ देर से पहुंचे। उनके आते ही विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। तीनों प्रमुखों ने उनको सारी वस्तु स्थिति समझाते हुए पूछा, सर क्या हुक्म है? शास्त्री जी ने एक वाक्य में तत्काल उत्तर दिया, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान करते हुए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 6 सितंबर को भारत की 15वीं पैदल सैन्य इकाई ने द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी मेजर जनरल प्रसाद के नेतृत्व में इच्छोगिल नहर के पश्चिमी किनारे पर पाकिस्तान के बहुत बड़े हमले का डटकर मुकाबला किया। इच्छोगिल नहर भारत और पाकिस्तान की वास्तविक सीमा थी। इस हमले में खुद मेजर जनरल प्रसाद के काफिले पर भी भीषण हमला हुआ और उन्हें अपना वाहन छोड़कर पीछे हटना पड़ा। भारतीय थल सेना ने दूनी शक्ति से प्रत्याक्रमण करके बरकी गांव के समीप नहर को पार करने में सफलता अर्जित की। इससे भारतीय सेना लाहौर के हवाई अड्डे पर हमला करने की सीमा के भीतर पहुंच गई। इस अप्रत्याशित आक्रमण से घबराकर अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर से निकलने के लिए कुछ समय के लिए युद्ध विराम की अपील की। आखिरकार रूस और अमेरिका की मिलीभगत से शास्त्री जी पर जोर डाला गया। उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत रूस बुलवाया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। हमेशा उनके साथ जाने वाली उनकी पत्नी ललिता शास्त्री को बहला फुसलाकर इस बात के लिए मनाया गया कि वे शास्त्री जी के साथ रूस की राजधानी ताशकंद ना जाएं, और वो मान भी गईं। अपनी इस भूल का पछतावा श्रीमती ललिता शास्त्री को मृत्यु पर्यंत तक रहा। जब समझौता वार्ता चली तो शास्त्री जी की एक ही जिद थी कि उन्हें बाकी सब शर्तें मंजूर हैं, किंतु जीती हुई जमीन पाकिस्तान को लौटाना हरगिज मंजूर नहीं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद शास्त्री जी पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर ताशकंद समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए गए। उन्होंने यह कहते हुए हस्ताक्षर किए थे कि वे हस्ताक्षर ज़रूर कर रहे हैं,
पर यह ज़मीन कोई दूसरा प्रधानमंत्री ही लौटाएगा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही उनकी मृत्यु हो गई। यह आज तक रहस्य बना हुआ है कि क्या वाकई शास्त्री जी की मौत हृदयाघात के कारण हुई थी। कई लोग उनकी मौत की वजह जहर को ही मानते हैं। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। धन्यवाद। सुप्रभात। प्रत्येक साल संपूर्ण विश्व में 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करने हेतु मनाया जाता है जो बिना किसी मौद्रिक लाभ के मुफ्त में काम कर रहे हैं और अन्य लोगों की सहायता करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस स्वयंसेवकों के अवसरों के प्रति आम जनता में जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है। इस अवसर पर जन जागरूकता पैदा करने हेतु कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, स्वच्छता अभियान आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह अवसर सामुदायिक स्तर पर स्वयंसेवकों की बढ़ती संलिप्तता एवं भागीदारी को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस स्वयंसेवकों, स्वयंसेवी संगठनों के लिए तथा उनके समुदायों हेतु उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समझने हेतु मनाया जाता है। विश्व के प्रत्येक देश में स्वैच्छिक सेवा के विकास को लेकर 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर 2020 की थीम है, एक साथ हम स्वेच्छा से कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। हम देखते हैं बच्चे इस प्रकार से कुछ बताएंगे। मेरा नाम महिमा है, मेरे पिताजी का नाम श्री गोविंद है, मेरी माताजी का नाम श्रीमती कोमल है, वो एक गृहिणी है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ, मेरा भाई कक्षा 2 में पढ़ता है। इन वाक्यों में प्रयोग किए गए मैं, मेरा, वह इत्यादि शब्द क्या कहलाते हैं? इन्हें हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। आइए जानते हैं सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम शब्द सर्व प्लस नाम से बना है। यहाँ पर सर्व का अर्थ है सभी, अर्थात ऐसे शब्द जो सभी नामों के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह आदि। सामान्यतः संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे मुकेश अच्छा लड़का है, इसके स्थान पर हम बोल सकते हैं वह अच्छा लड़का है। यहाँ वह सर्वनाम है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। खाली स्थान में सही सर्वनाम भरिए। जैसे पहला, बहुत भूख लगी है, यहाँ आएगा मुझे, मुझे बहुत भूख लगी है। इसी प्रकार अन्य खाली स्थान भरें। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित किए हुए सर्वनाम शब्द किस संज्ञा के लिए आए हैं वह लिखना है। पहला वाक्य, एक बंदर डाल पर बैठा है, वह केला खा रहा है। इसका उत्तर होगा एक बंदर। इसी प्रकार रेखांकित सर्वनाम के लिए संज्ञा शब्द बताइए। प्रश्न नंबर 3, नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम का सही रूप लिखकर वाक्य पूरे करें। वह पुस्तक में क्या है? इसका सही उत्तर होगा उस पुस्तक में क्या है। ये सभी कार्य अपनी कॉपी में करके अपनी मैम को दिखाएं। धन्यवाद।